बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और आज हम जिक्र करेंगे 15 शाबान का। आज 15 शाबान है और बस रमज़ान से अब 15 दिन का ही फासला रह गया है और इस महीने भी हम देखते हैं खुसूसी इबादत होती हैं और बिलखुसूस 15 शाबान की शब की अगर हम बात करें, बड़ी रात कहलाई जाती है और इस रात पाकिस्तान में बिलखुसूस हम देखते हैं मसाजिद में एक तरीके से एहतमाम किया जाता है, खुसूसी नवाफिल पढ़े जाते हैं, खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है और लोग ख़ास तौर पर कब्रिस्तान जाते हैं अपने प्यारों से जो बिछड़ चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वहाँ पर जाकर फ़ातिहा ख़ानी करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि रीत है, एक रिवायत है और मजहबी अक़ीदत के साथ लोग कल की शब उन्होंने भरपूर तरीके से गुजारी है। दुआओं का एहतमाम किया जाता है और हम देखते हैं इस सिलसिले में कुरान ख़ानी का एहतमाम भी किया जाता है और लोग जो हैं वो बतौर शब तौबा रात भर जो है वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की दुआ मांगते हैं और बिलखुसूस आने वाले साल की और आने वाले दिनों के हवाले से ये दुआएं मांगते हैं कि वो रहमतों और बरकतों के साथ आने वाले लम्हात आएँ, आने वाला साल आए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में अमन सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से खुसूसी दुआएँ भी की जाती हैं और मसाजिद में नवाफिल अदा किए जाते हैं। भरपूर रौनक होती है और ऐसा अंदाज़ा होने लगता है कि ये रौनक हमें थोड़ी सी झलक दिखाती है रमज़ान मुबारक की, जब तरावी का भी एहतमाम किया जाता है रमज़ान में, तो वही एक हमें यहाँ से एक कहते हैं ना कि आइडिया होने लगता है कि अब बाकायदा तौर पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं अब तैयारी कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल की। तो 15 शाबान की शब तौबा अक़ीदत और मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। लोगों ने मसाजिद में खुसूसी इबादत की, नवाफिल अदा किए और दुआएं की, दुआओं का एहतमाम किया और कब्रिस्तान गए और अपने प्यारों के लिए दुआ की। शब बारात पर अहले ईमान ने नवाफिल अदा किए, इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से दुआएं की और साथ साथ सजदा रेज़ होकर अपने और अपने प्यारों के लिए दुआएं की। और मैं समझता हूँ हम बहुत खुशनसीब हैं कि रमज़ान फिर से आने लगा है और रमज़ान की एक अलग ही एक्साइटमेंट अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान नसीब किया है। हमें इसके लिए बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए और जो लोग कल नहीं जा पाए वो लोग आज जाएंगे कब्रिस्तान और अपने प्यारों से मिलने के लिए जाएंगे। और इससे मुझे एक चीज़ याद आई, एक बड़ा अच्छा ट्रेंड हुआ करता था। लोग पहले तो मिलना मिलाना बहुत होता था, लेकिन अब फिर ये होने लगा लोग फ़ोन कॉल करके एक दूसरे से कह देते थे कि कुछ बात बुरी लगी हो, उस चीज़ के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। अपने ताल्लुकात दोबारा से बहाल करने की कोशिश करते थे, मैसेजेस करते थे। लेकिन अब मैं ये ट्रेंड जो है ये अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। पहले लोग वाक़ियतन व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू कह देते थे कोई बात गिरा गुजरी हो तो हमें आज की शब माफ़ कर दीजिएगा। हमें आई थिंक इन चीज़ों को याद दहानी की ज़रूरत है कि ट्रेंड बड़ा खूबसूरत है और दिलों से अगर कहते हैं ना कुदरतें और बुग्ज़ निकाल दिया जाए तो फिर हम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। बिल्कुल जी, अग्रीड। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट फीवर जो है वो पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है और बहुत क्रिकेट देखने को मिलने वाली है हमें इस पूरे महीने। पाकिस्तान का अपना ब्रांड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड जनाब PSL की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से रंग जमाने के लिए तैयार है। सीज़न 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम में हसन अली, डायमंड में अब्बास आफरीदी, गोल्ड में खुशदिल शाह और इमर्जिंग में साद बेग को बरकरार रखा है। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया। सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा भी ज़ल्मी का हिस्सा रहेंगे और इसी तरह ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शादाब खान, सलमान इरशाद और इदरीस खाउस को बरकरार रखा है, रिटेन किया है जी। अच्छा, क्वेटा का बता देते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में अबरार अहमद हैं, उस्मान बारिक जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहे और हसन नवाज शामिल हैं और ये हमने देखा है। दिफाई चैंपियन लाहौर की बात कर लेते हैं, यानी कि लाहौर कलंदर्स की, उन्होंने शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा, मोहम्मद नईब को रिटेन किया है। ब्रांड पाकिस्तान PSL की तारीख में पहली मरतबा अब क्या होने जा रहा है, 11वां एडिशन है, तो इसमें बाकायदा तौर पर अब खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा और ये 11 फरवरी को होगा, बोली लगेगी। और PSL के लिए एक और एजाज़ ये भी है कि इस साल जो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत है उसमें 149% इजाफा हुआ है। तो आपको एक दो मज़ीद टीमें हैं, आप कहते हैं ना मैचेस भी ज़्यादा होंगे और भरपूर तरीके से आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो PSL इस बार काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है, इसका अंदाज़ा हमें इससे हो रहा है। और देखते हैं जनाब, जब ये 11 फ़ैब को बोली शुरू होती है तो कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जिसके दाम लगे। भाई आपने दो नई टीमों का जिक्र किया, सियालकोट स्टैलियन, सियालकोटी तो छा गए,
ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान है स्टीव स्मिथ, उनको पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया और वो खेलेंगे जनाब सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से। और ऑक्शन से पहले बराह रास्त साइन किया गया है स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ ने हाल ही में खत्म होने वाली बिग बैश लीग में धुआंधार इनिंग्स खेली थी और वो हमने देखी भी थी। सिर्फ 6 मैचेस में उन्होंने 167 स्ट्राइक रेट के साथ 299 रन स्कोर किए थे। तो स्टीव स्मिथ अब पीएसएल में सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से खेलेंगे। चले जी, लेकिन पीएसएल में अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले जो इवेंट होना है उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अलावा इसमें और कंट्रीज़ भी शामिल हैं। मैं बात करी T20 वर्ल्ड कप की, आईसीसी के तहत जो होने जा रहा है, और इसमें अब सिर्फ 3 दिन रह गए, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। और पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी श्रीलंका में मौजूद है, टीमों की आमद का सिलसिला जारी है, भारत भी टीम पहुँच रही हैं कुछ। अच्छा, भारत की टीम जो है वो भी आई थिंक पहुँचने वाली है, और जो टीमें पहुंच गई हैं उनके वार्म अप मैचेस जारी हैं। तो हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप शुरू करने से पहले आज आयरलैंड के खिलाफ एक वार्म अप मैच होने जा रहा है। सो हल्का फुल्का कहते हैं ना, ज़रा दोनों टीमें वार्म अप करेंगी और उसके बाद वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले भारत की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी हठधर्मी का सिलसिला जारी था, उसको रोक लगाया जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। अब तो भारत के सहाफ़ी भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि जाहिर है सबको लग रहा है मज़ा ही नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, पूरी दुनिया देखती फन है, एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा। और वो भारतीय सहाफ़ी है जसविंदर सिंह सिद्धू, उन्होंने बीसीसीआई को जिम्मेदार करार दे दिया। वो उनके जो कुछ सेन वॉइसेस हैं या कुछ जो पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं वो जनाब बीसीसीआई को कसूरवार करार दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया से पाकिस्तान इंडिया के मैच का इंतजार करते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के भी सहाफ़ी हैं और मुसन्निफ़ हैं वो डेविडसन हैग ने जय शाह को आड़े हाथों लिया और कहते हैं जी जय शाह के पास सलाहियत और क्रिकेट चलाने का कोई तजर्बा, कोई नज़रिया नहीं है। अमित शाह का बेटा होने की वजह से वो आईसीसी के सदर बन गए, ये तो सबको पता है। फिर वो कहते हैं जी जय शाह बीजेपी की सियासत की जो ताकत है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जनाब ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। T20 वर्ल्ड कप से बात आगाज़ करेंगे, शुरू होने लगा है और पाकिस्तान के बायकॉट पर भारत के मीडिया ने रोना धोना मचा दिए। जसविंदर सिंह सिद्धू जो हैं वो भी अब आवाज़ उठा रहे हैं, बीसीसीआई को कसूरवार करार दे रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं डेविड ने भी ये बात की है। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया उसको सपोर्ट हासिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है और मज़ीद भी होनी चाहिए। इंग्लैंड से भी एक मज़ीद आवाज़ उठनी चाहिए, साउथ अफ्रीका से उठनी चाहिए, न्यूजीलैंड से उठनी चाहिए, तो पता चले कि जो आईसीसी की गवर्नेंस है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब भी ताकत आती है, पैसा आता है, तो लोग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उनकी धौंस शुरू हो जाती है, उनकी हुक्मरानी शुरू हो जाती है। यही भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ है कि वो आईसीसी के ऊपर पूरी हुक्मरानी कर रहा है, जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जय शाह साहब हैं। ठीक है, उनका भारतीय क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अरसे तक उन्होंने काम किया, तजर्बा है, लेकिन जिस तरह वो आईसीसी को चला रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। आईसीसी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मेंबर्स का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश के साथ किया। और जस्सी ने, जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे, हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी अर्से काम करते रहे, और भी जगह उन्होंने काम किया है। उन्होंने जिस तरह कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया, अगर ये मुस्तफिजुर रहमान का तजिया ना होता तो यहाँ से बात शुरू हुई और पाकिस्तान के बायकॉट पे आ गई, और अब पूरा वर्ल्ड कप हिला हुआ है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह पाकिस्तान मान जाए और वो भारत वाला मैच खेल ले, लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपने मौके पे डटा हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, वार्म अप मैच भी खेलेगी, 7 तारीख को पहला मैच भी खेलेगी। तो देखें, अभी तक खिली हुई है, अभी तक आईसीसी का कोई मजीद रिएक्शन नहीं आया है। अच्छा, आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ी सी हम जानना चाह रहे हैं, कोई इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं, ब्रॉडकास्टर के साथ कोई बैठक लगी है, कोई सुनगुन है? क्योंकि शायद साहब पाकिस्तान इंडिया के मैच तो पहले से ही हम देखते हैं सारे टिकट बिक जाते हैं, तो ये अब बहुत कम दिन रह गए, तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए इन कपल ऑफ डेज। तो क्या कुछ इंटरनल कुछ हो रहा है? अभी तक तो कोई हिलजुल नज़र नहीं आ रही। सुन रहे थे कि बुध के दिन यानी आज कोई आईसीसी की मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पिछली दफ़ा जब बांग्लादेश की मीटिंग हुई थी तो एक दिन पहले हमें पता चल गया था कि बोर्ड मीटिंग होनी है, इसमें वोटिंग होगी। तो अब देखें, अगर आज या कल में कोई मीटिंग होती है इसलिए कि
फिर 7 तारीख से तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। अगर उसमें बिजी हो गए आईसीसी वाले तो फिर उस मैच का क्या बनेगा। लेकिन मीटिंग होनी चाहिए जिसमें डिस्कस भी होना चाहिए, जिसमें बोर्ड मेंबर्स को बताना चाहिए कि क्या क्या वजूहात हैं, किन बुनियाद पर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, और पाकिस्तान को भी उसमें अपना मौक़िफ़ बड़ी ज़ोरदार तरीके से पेश करना है। लेकिन अभी तक कुछ स्केड्यूल नहीं है मीटिंग का। शायद सब ज़रा सा फाइनेंशियल लॉस पर आ जाते हैं। वो तो बात की बात है कि फ़ाइन और पेनल्टी क्या डिसाइड होता है, लेकिन ये जो मैच में जो टिकट ऑलरेडी लोगों ने ख़रीद लिए हैं, मैच नहीं होता तो इनिशियली क्या लॉस हो सकता है फैंस का, पब्लिक का और दोनों टीमों का? देखिए, सबसे बड़ा लॉस तो क्रिकेट का है। वो एक ऐसा मैच जिसमें सब लोगों की धड़कनें, सब लोगों की के जज़्बात इन्वॉल्व होते हैं, वो मैच तो सबसे बड़ा नुकसान है। लोगों ने टिकट खरीदे हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% टिकट बिक चुके हैं। थोड़े बहुत शायद आखिरी एक बैच आईसीसी रिलीज़ करेगा, वो भी हाथों हाथ हॉट केक्स की तरह बिक जाएँगे। इसलिए लेकिन ये पाकिस्तान के मैच की वर्थ ही इतनी है। जो नुकसान होगा वो अलग है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक $250 मिलियन तो हैं ही हैं। सबसे मेन चीज़ जो ब्रॉडकास्टर को और इन सारे लोगों को नुकसान होगा। गेट मनी श्रीलंका को जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, मेंबर्स को जो इस मैच से रकम मिलने वाली होती है वो नहीं मिलेगी। तो एक ह्यूज लॉस है और इसका अंदाज़ा ना सिर्फ इंडिया को है बल्कि आईसीसी को भी है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे और कोई काबिल कबूल हल निकाले। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह हिलाया है, जिस तरह पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को बता दिया कि पाकिस्तान की अपनी एक वैल्यू है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ इस तरह सलूक नहीं होना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा लॉस है कि आईसीसी की जो पूरी पावर है, जो वर्ल्ड क्रिकेट की यूनिटी है, वो सब कुछ टूट कर रह गई है। और ज़ाहिर सी बात है शायद भी एट द एंड ऑफ द डे इसका जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है वो भारत ही है और वो फिर आईसीसी और बीसीसीआई भी है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम जरा अपने ब्रांड की बात कर लेते हैं। पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और बहुत दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि उसमें एक्सपैंड होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है। कराची किंग्स ने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं, एक तो रिटेन प्लेयर्स की जो फहरिस्तें हैं वो सामने आ गई हैं। कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो हसन अली हैं, अब्बास आफरीदी को रिटेन किया है, फिर गोल्ड में खुशदिल शाह हैं, इमर्जिंग में साद बेग हैं। कैसे देखते हैं कराची किंग्स की इस रिटेन प्लेयर्स लिस्ट को? देखिए, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को फ़ौक़ियत दी है। हसन अली हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स में नहीं है T20 के, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। वाइट बॉल के, रेड बॉल के इक्वली गुड बॉलर है। अभी बिग बैश भी खेल कर आए। अब्बास आफरीदी कमाल है। लोग सोचते हैं कि अब्बास आफरीदी 24 मैचों में उसकी 38 विकेट्स हैं इंटरनेशनल, वो किस तरह पाकिस्तान टीम से बाहर है। लेकिन शायद मुकाबला बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नसीम शाह हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, उसके बाद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़, उसके बाद अब्बास आफरीदी। लेकिन अब्बास आफरीदी ने जितनी भी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए मुतासिर किया है। खुशदिल शाह ठीक है, वो पाकिस्तान टीम से आउट हो गए लेकिन बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। और साद बेग तो एक बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर है जिसने अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में, कायद आज़म ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। वाइट बॉल क्रिकेट के भी अच्छे प्लेयर हैं। तो लोकल टैलेंट पे मुनहसिर हैं, लोकल टैलेंट पे इन्हिसार किया है कराची किंग्स ने। और ये एक स्मार्ट मूव है कि ऑक्शन में जो आपके पास सैलरी कैप है उसमें फिर आप बड़े प्लेयर, बाहर के प्लेयर खरीद सकते हैं। और पीएसएल का एक बड़ा चार्म ये भी है शाहिद साहब, वो हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं। अब खबर ये आ रही है कि जो नई टीम है सियालकोट स्टॉलियंस, उन्होंने स्टीव स्मिथ को पीएसएल का हिस्सा बना लिया है। तो भाई आप कैसे देखते हैं इनका इंक्लूजन पीएसएल में? बहुत बड़ी बात है। उन्होंने काफ़ी मुल्कों में लीग क्रिकेट खेली है, अमेरिका में खेली है, कनाडा में, कैरेबियन में, इंडिया में और इंग्लैंड में द 100 खेली हुई है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए। और जो सियालकोट स्टैलियंस के एक ऑफिशियल हैं कामिल खान, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कल्चरल एम्बेसडर हैं और उनको सारे खिलाड़ी जानते भी हैं। उनकी वजह से ऑस्ट्रेलियन एक कलर आएगा। कोच टिम पेन आ रहे हैं सियालकोट के लिए, जैसन गिलेस्पी हैदराबाद के कोच होंगे, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी है ना, वो हमारे खिलाड़ियों तक पहुंचेगी। उनको पता चलेगा। स्टीव स्मिथ का एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है। वो सिखाता है प्लेयरों को कि मैंने किस तरह अपनी क्रिकेट को चेंज किया है, किस तरह मैं रेड बॉल से वाइट बॉल में आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और पाकिस्तान की जो नौजवान क्रिकेट टैलेंट है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस हमने बिग बैश में भी देखी है। हार्ड हिटर है, ज़बरदस्त खेले। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। कौन हो सकते हैं? और कौन हो सकते हैं? और अच्छा, वैसे हाँ, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है शायद भी। और आपको वैसे क्या लगता है, क्या खबरें आपके पास और कौन कौन से बड़े नाम पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, सियालकोट स्टैलियंस को और भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लेके आने चाहिए।
बहुत सारे प्लेयर जो बिग बैश में उनके हैं वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो आने चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल शायद ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर उनको घर की तरफ से प्रेशर होगा, इसलिए कि उनकी बेगम भारतीय हैं, तो उनको वहाँ से कहीं प्रेशर ना हो कि मत जाइए पाकिस्तान। तो और इंग्लैंड बेगमात के होती प्लेयर हैं, ऐसी हैं साउथ शायद अफ्रीका साहब। के प्लेयर हैं, उनको लेके आना चाहिए। नहीं, सारी बेगमात ऐसी नहीं। सही बात है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और जनाब, आई एम एक्साइटेड फॉर द इंटायर क्रिकेट सीजन जो कि अब शुरू होने जा रहा है, और फिर से उसका आगाज़ वर्ल्ड कप से होगा, उसके बाद फिर PSL आ जाएगा, रमज़ान भी साथ साथ चलेगा और बाखबर सवेरा भी साथ साथ चलेगा, तो आपने बाखबर सवेरा भी देखना नहीं भूलना। जी हाँ, तो बस कहते हैं ना, फुल क्रिकेट का जो मूड है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम ज़रा आते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हम दुनिया में न जाने क्या क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो बस वहाँ से कोई ना कोई ख़बर, कोई ना कोई बयानात जो है वो आते रहते हैं। तो अब पाकिस्तान के हवाले से लेकिन हम आपको बताएं कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी वो ये है कि आपने सुना होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक बातचीत का आगाज़ कि एक फ़ैसला हुआ था कि दोनों बात करेंगे। इसमें जनाब अब क्या हो रहा है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई है, और वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की फिर तस्दीक भी कर दी है। तो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है जुमे से, और ये इस्तांबुल में इनिशियली बताया गया था इस्तांबुल में होगा, लेकिन अब वेन्यू जो है वो ईरान की डिमांड पर चेंज कर दिया। बिल्कुल जी, ईरान ने मुतालबा किया था और फिर ट्रंप इंतजामिया ने इस बात से अग्री किया, और जो वेन्यू है वो तुर्की से शिफ्ट होकर ओमान हो गया है। तो अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान में जनाब ये मुज़ाकरात होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार करेंगे, और हम देखते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शरीक होंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी दावत दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं कि ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राब्ते जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी एक्स पर लिखा कि खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करने का फ़ैसला किया है। और फिर जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची ईरान के, उन्होंने कहा कि उनको हिदायत की है कि वो ख़तरा से पाक माहौल में मुनसिफ़ाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, और मुज़ाकरात हमारे कौमी मफाद के दायरे कार में होंगे। तो ये जनाब अमरीका और जो ईरान के जो मुज़ाकरात होने हैं उसके हवाले से ये अपडेट्स हैं, और अब वो ओमान में होंगे। अच्छा जी, और थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि मुज़ाकरात से पहले हो क्या रहा है। अमरीका की आबनाए हम्स में ईरानी ड्रोन मार गिराने की तस्दीक, और तर्जुमान सेंटकॉम ने बताया है कि ईरान ने आबनाए हम्स में अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज़ को धमकाया। ईरान की हरासानी और धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अमेरिका की जानिब से कहा गया। और ईरानी ड्रोन जो है USS अब्राहम लिंकन के करीब जारहाना अंदाज में आया। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ बहरा अरब में था जब ईरानी ड्रोन आया और दिफा और अपनी अफवाज की हिफाजत के लिए ईरानी ड्रोन को मार गिराया। तो ये अमेरिका का हमारे सामने वर्जन आएगा। चलें जी, इस सब क्या हो रहा है, कहाँ पे मामलात जा रहे हैं, ईरान को क्या हासिल हो सकता है, अमेरिका कैसे राज़ी हो गया मुज़ाकरात पे, सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम ज़रा पाकिस्तान से आगाज़ कर लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान का इंक्लूड होना, और पाकिस्तान को दावत दी गई और फिर पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ज़ाहिर है हमारी सिफारतकारी का ही नतीजा है जिसके असरात हम देख रहे हैं। व्हाट डू यू से? और जो हम पहले बात करते थे कि ग्रेजुअली पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक क्लाउड है उसमें इजाफा हो रहा है, इन सम वेज ये उसका टेंजिबल प्रूफ है। और द फैक्ट कि आप देखिए कि किस लेवल पे अटेंड किया जा रहा है ना, तो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो जो लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी अक्कास देती है इम्पोर्टेंस की, और कितना वो क्रिटिकल। पर ज़ाहिर ईरान हमारा नेबर है, और अगर वहाँ पर कोई सूरत हाल बिगड़ती है तो पाकिस्तान के लिए तो डायरेक्ट मसले खड़े होते हैं, इंक्लूडिंग रेफ्यूजी इन्फ्लक्स और दीगर बातें। तो जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वहाँ पर भी अब बिटवीन द लाइंस नाम लिया जा रहा है इजरायली इन्वॉल्वमेंट का। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल है कि इस टेबल पर होना क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है, और अहम बात यह है कि इस सूरत हाल के सामने रखते हुए पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ईरान के लिए भी बेहतर तौर पे नेगोशिएशंस का हिस्सा बन सकेगा। हमारे कॉन्फिडेंस मेजर्स ईरान के साथ पिछले दिनों बेहतर हो गए हैं, और ऑफ कोर्स खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है क्रिटिकली इम्पोर्टेंट साउथ एशिया से वाहिद मुल्क है जो इस डायलॉग का हिस्सा बनाया जा रहा है।
हुमा बगाई साहबा, एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की, ट्रंप को हमने ये भी कहते हुए सुना कि उनको लगता है कि जैसे मुआहदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यूएस और ईरान में हम देखें टेंशन्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब ये जो ईरान का 139 मॉडल का ड्रोन था जो कि अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ने मार गिराया है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं कि ये मुज़ाकरात का ये जो करवट किस तरफ बैठेगा ये ऊँट? देखिए, आप सूरत हाल को कुल्ली तौर पे देखें ना, हम वहां से कि हम बिल्कुल एज ऑफ वॉर पे बैठे थे और कयास सगाई ये होती थी और हर 2 दिन बाद हम ये बात करते थे कि कल हमला होगा ईरान पे या परसों हमला होगा, और एक वॉर ऑफ वर्ड्स था। इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, ड्रोन गिरा और आपने जो किसी तरफ इशारा किया, इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि ये स्क्रिमिशेस हैं, यानी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डायलॉग अपनी जगह चलेगा। ठीक है। उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि आपको दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार मिलता है। ईरान ने वेन्यू चेंज करने की बात की, यूएस ने उसको एक्सेप्ट किया। ईरान ने ऑलरेडी ये इंडिकेशन दे दी है कि वो यूरेनियम रिचमेंट से पीछे हट जाएगा, बल्कि उसने ये भी कहा है कि वो जो 400 केजी इंतहाई इनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है वो हैंड ओवर कर देगा। लेकिन जो लोग ऑन द साइड्स ऑफ द कॉन्वर्सेशंस हैं, वो कहते हैं असल मसला जो है वो इनरिच्ड यूरेनियम या न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, जो खुलकर ट्रम्प साहब कहते हैं। वो 2 वजूहत बताते थे। एक, वो कहते थे कि जो प्रोटेस्टर्स की वहां पर बात हुई है उसकी वजह से वो हमला करना चाहते हैं, और दूसरा वो यूरेनियम एनरिचमेंट या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन जो चीज खटकती है बिलखुसूस इजराइल को, वो है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल। अब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो है, वो मिसाइल प्रोग्राम जो है, वो ईरान की भी सर्वाइवल है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान उसको गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है और ना उसकी अभी तक डिमांड आई है। और ईरान साथ साथ ये भी कह रहा है कि जी इसको जगह कौन है, कौन बैठेगा, इसमें डोंट लूज इट इन दैट। उसका मतलब है कि सीरियसनेस ऑफ पर्पस है ईरान की तरफ से भी, और कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमें अमेरिका की तरफ से नजर आ रही है कि निगोशिएशंस की तरफ वो चलेंगे। ये इंतहाई मजबूत चीज है। यानी एक हफ्ते पहले तक जब जंग की बात हो रही थी और काउंटर अटैक्स की बात हो रही थी और ईरान भी धमकियां दे रहा था कि पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आएगा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि रिस्ट्रेंट भी है और सैनिटी भी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का इसका हिस्सा होना बहुत मजबूत बात है, पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए भी। और द फैक्ट कि नेगोशिएशन शुरू हुई है और एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों तरफ, बहुत बहुत समझिए मस्बत पेश रहा। और दोनों ममालिक से हमारे ताल्लुकात भी इस वक्त अच्छे हैं। तो हुमा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा अमेरिका में जब हम बात करते हैं अमेरिका चाहता क्या है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान से मुआहदे की उम्मीद है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर नताइज बहुत बुरे होंगे। एक लव हेट रिलेशनशिप है। जब जिस तरह के हालात अभी ईरान में हो गए थे, तो वो उनके प्रोटेस्टर से कह रहे थे कि चढ़ जाओ, इमारतों में दाखिल हो जाओ, कब्ज़ा कर लो। लेकिन जब ये सारा मामला डिफ्यूज़ हो गया तो अमेरिका ने भी फिर अपनी धमकियां लगाना बंद कर दी। तो ये क्या ऐसे ही खाली खुली धमकी लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या वाक़तन उनके कुछ ऐसे इरादे हैं और चाह क्या रहा है वो ईरान से इस सारे कॉन्टेक्स्ट में? इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि वो इंतहाई गैर रवायती तरीके से फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। लेकिन ट्रंप के बारे में बात कही जाती है कि वो दुनिया को मौत दिखाते हैं तो फिर दुनिया को बुखार अच्छा लगता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, जिस तरह आपने टेरिफ्स में सूरत हाल देखी, वो 50% से शुरू हुए थे, अब वो इंडिया के साथ 18% पर आ गए और इंडिया उनको 0 टैरिफ के साथ इंगेज कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्ट्रेटजी है कीपिंग हार्ड पावर ऑन द टेबल। ईरान के साथ तो उन्होंने इतना ज्यादा हार्ड पोस्चरिंग की कि इब्राहिम लिंकन वहां के बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, और आपने देखा कि बिल्कुल फॉरगॉन कंफ्यूजन हो गया था कि शायद ईरान और अमेरिका जो है वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। वहां से सूरत हाल पीछे हटी है और फिर ट्रंप जो है वो थोड़ा सा समझिए साइड लाइन कर जाते हैं अपनी बातों से। इनिशियली वो प्रोटेस्टर्स को कह रहे थे एग गॉन, रिजिम चेंज, बात रिजिम चेंज से शुरू थी। वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसमें बहुत सारी अफवाह थी, और ये बात सही है कि ईरान में बहुत गुस्सा है और जो अफवाह इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। और ईरानियंस ये कह रहे हैं कि वहाँ इतने लोग अब मर गए
कि उनका खौफ खत्म हो गया है। तो ईरान की बड़ी वीक पोजीशन, और ईरान को पता है कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल हुई तो उनकी हुकूमत की बका को भी खतरा है। तो इन तमाम चीज़ों का ट्रम्प फायदा उठा रहे हैं। हार्ड पावर को उन्होंने बिल्कुल टेंजिबली टेबल पे रखा हुआ है और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशंस हो रहे हैं। ये अहम बात है। और आप कितनी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। उन्होंने ईरान की से ये भी कहा कि जो लोग इलेक्शंस लिख कर आए वो नहीं पसंद नहीं है। अभी उन्होंने अफगानिस्तान में बलराम के हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि वो बेस हमारा है, हम ले लेंगे। के हवाले से स्टेटमेंट है। सो ही कीप्स हार्ड पावर ऑन द टेबल, और फिर जो मिडिल लाइन है वहां पर आकर वो अमेरिका की बात इन सब वेज मनवा लेते हैं। अभी उन्होंने यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में बताया कि ये रुक जाएगी। तो आई पर्सनली थिंक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम ईरान रिटेन करेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो अमेरिका की ख्वाहिश है वो मेरे ख्याल से वो ईरान बात इसकी इंडिकेशंस हैं। ठीक है, चल बहुत शुक्रिया हम बकाए साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और वी आर होपफुल एंड वी रियली वांट कि यूएसए एंड ईरान की जो टेंशन है वो ख़त्म हो और किसी न किसी तरीके से कोई मुआहदा हो जाए। उम्मीद है कि कोई मुज़ाकरात से कोई हल निकल आए। वी डोंट वांट एनी मोर वॉर्स इन दिस वर्ल्ड। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक जनाब। और जरा मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम का हाल जानना बड़ा जरूरी है। मुझे बताया वैसे लाहौर में कैसा मौसम है आज? लाहौर में तो ठंड है। चलिए वहाँ पर एटलीस्ट हम ये तो स्टेटमेंट दे सकते हैं ना कि ठंड है। कराची की बात कर लेते हैं। कराची में ये क्या है? कराची में कुछ गर्म सर्द है भाई, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। कराची में वो मौसम है कि जिसमें आपने अगर ब्लैंकेट लिया हुआ तो आपको एक टांग बाहर निकाल के सोना पड़ा है विद द फैन ऑन। ये वाला मौसम है। अब इस मौसम का क्या नाम है, मुझे इस मौसम का कोई नाम समझ नहीं आता। कराची में जो साइबेरियन हवाएं, फिर क्वेटा की अकबस्ता हवाएं जो आती है ना, वो हमारी जो है ना मुश्किल कर देती है क्योंकि हम पूरे तैयार नहीं है ना। हमारे घर यहाँ पे वैसे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से वो हवाओं के झरोके आते हैं और फिर आपको लगता है कि भाई कैसी सर्दी है। और लेकिन जनाब अगर मुल्क भर की बात कर लें, ख़ास तौर पर बलाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर यालाबारी हो रही है, कहीं पर मौसम सर्द है, कहीं पर अबर आलूद है, कहीं पर बर्फ़बारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -6 रिकॉर्ड किया गया। इमेजिन मालम जब्बा में -5। अच्छा, मालम जब्बा को तो सूट करता है ना -5, क्योंकि वहाँ पर फिर स्कीइंग वगैरह होती है। पूरे मुल्क से लोग मालम जब्बा का रुख करते हैं। पाड़ा चिनार और उसके बाद हम देख रहे हैं पाड़ा चिनार में -1 है। चित्राल में 0 रिकॉर्ड किया है। महकमा मौसमियात हमें ये बताता है कि चित्राल, दीर, सवात, शांगला, एबटाबाद, बटाग्राम, मानसहरा और कुर्रम के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी की का इम्कान है। चलें जी, हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की बर्फबारी, हल्की फुल्की सर्दी, यही ठीक रहता है। ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे। इसी तरह हम गर्मियों में भी चाहते हैं ना हल्की फुल्की गर्मी रहे, तेज़ गर्मी ना हो। बारिश कराची वाले चाहते हैं हल्की फुल्की हो, वरना तो आपको पता है कराची में क्या हाल हो जाता है। चलें जी, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और उस हवाले से जितनी हमारे पास नॉलेज हो, जितनी हम उस हवाले से आगाही फैलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है और इसमें बहुत काम भी हो रहा है। मैं आज बात कर रही हूँ, आज दुनिया भर में कैंसर से बचाव और उससे आगाही से मुतालिक दिन मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है जब कोई भी दिन मनाया जाता है किसी भी बीमारी से मुतालिक, किसी भी इशू से मुतालिक, उसका मकसद ये होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। अच्छा जी, अब इस मर्ज से बचाओ और बर वक्त जो इसकी तशख़ीस है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। और अब तो कहते हैं ना प्रिवेंटिव भी एक तरीके से मेजर्स दिए जा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं जी ख़वातीन में जो छाती का सरतान है और मर्दों में जो प्रोस्टेट है और फेफड़ों और बच्चों में खून के कैंसर की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से तर्ज़ ज़िंदगी नाक़िस ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मियाँ से दूरी यानी कि एक्सरसाइज ना करना, तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान में इतना नहीं है मगर दुनिया भर में ये फैक्टर्स बताए जाते हैं। एक फैक्टर जिसे हमने मिस कर दिया वो जी माइक्रो प्लास्टिक का होना। जिस तादाद में ये आपकी फूड चेन में है, आपके पानी में है, आप कितना ही पानी को उबाल लें, फ़िल्टर कर लें, इससे आप मुकम्मल तौर पर निजात हासिल नहीं कर सकते। और जब ये आपकी बॉडी में एंटर करता है तो फिर ये इस तरह की बीमारियों का सबब बनता है। और मैं ये बात भी आप ना भूलिएगा कि जो माइक्रो प्लास्टिक हमारी फूड चेन में है इसकी ज़िम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमने ही ये प्लास्टिक जो है वो अपनी
नेचर के अंदर इंक्लूड किया है और हमने जाके ट्रैशिंग किया है पहाड़ों में और हमने जाके अपनी बीचेस को गंदा किया है। अच्छा जनाब, उम्र में इजाफे के साथ भी कैंसर में मुब्तला होने का खतरा है, तो एजिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तर्ज ज़िंदगी में चंद तब्दीलियों से इस जानलेवा मोहलिक बीमारी से बचना मुमकिन है। आलमी इदारा सेहत हमें ये बताता है कि दुनिया में होने वाली अमवात में से हर 8वीं मौत की वजह कैंसर है और इस वक्त दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ज़ायद है। ख़दशा ये है कि 2030 तक ये तादाद दुगनी हो जाएगी। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में 70% अमवात कैंसर के बायस होती हैं। क्यों ज़ाहिर होती है है ये अमवात? इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर देर से तशखीस होती है, Yes. लोग डॉक्टर की तरफ नहीं जाते हैं, एनुअल चेकअप्स नहीं होते हैं। चले जी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अली में ज्वाइन करने के लिए। कुछ चीज़ें हमने बता दी, लेकिन एक सवाल ज़रूर सब पूछते हैं जब खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोस होता है कैंसर, कि क्यों, क्या वजूहात बनी। तो बेसिक वजूहात हैं क्या वैसे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद किया, आपकी टीम का, यारबाई टीम का पूरा बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो आपने सवाल किया कि ये वजूहात क्या है, यही बात करना है ना कि वजूहात क्या है। तो वजूहात अभी आपने जैसे कहा कि ये इन्वायरमेंटल है। एक्चुअली हमारे हालात जो हैं, हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट होती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमारी जो माइक्रो प्लास्टिक्स की वो बताइए आपने बात की, हम लोग मतलब कोशिश करते हैं, हमारी दोस्तों की टीम है, हम लोग मतलब प्रिवेंशन पे बड़ा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस दें, आगाही दें कि हम किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि 40 to 60% कैंसर्स बचा जा सकता है। हमारे यहाँ दुनिया में है कैंसर तो होता है, लेकिन पैटर्न हमारे यहाँ डिफरेंट है। हमारा डिफरेंट पैटर्न होने की वजह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में जैसे ओरल कैंसर दुनिया में ये 70वें नंबर पे है, हमारे यहाँ पहले नंबर पे है। तो इसकी बड़ी वजह सिंपल और सादा सी है कि हम लोग तंबाकू का जो मिसयूज़ हो रहा है, गुटखा, मैनपुरी, नस्वार, इस तरह की तंबाकू, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों ख़राब होती हैं। क्योंकि जिस तरह से ये तंबाकू आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, इसी तरह जब हम इसको खाते पीते हैं तो हमारे जो मुंह के जो हालात होते हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं, ओरल हाइजीन ख़राब हो जाती है। और एक और चीज़ भी अभी पिछले दिनों हम एक एक्टिविटी कर रहे थे, बल्कि उस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक, ये जो टूथपेस्ट और टूथब्रश हैं, इसमें जो प्लास्टिक की हैंडल होता है, वो भी जब इसको हम बायोडिग्रेडेशन के लिए फेंक देते हैं, जब यूज़ करके डेंटिस्ट बोलते हैं कि ये 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें, इसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दें। तो इसको डिस्कार्ड करने के बाद जब ये आपके इन्वायरमेंट में जाता है, तो या तो इसको हम, जो हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा बुरा है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो जो हमारी जो कंटामिनेशन होती है, अगर इसको जला दिया जाता है तो इन्वायरमेंट में जाता है और इसकी बायोडिग्रेडेशन 1000 ईयर्स में जाती होती है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ का पिछले साल का स्लोगन भी ये था, प्लास्टिक, नो प्लास्टिक पे। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी अच्छी फूड चेन्स में आपने प्लास्टिक को देखा है कि ख़त्म हो गया, अब वो ग्लास बॉटल यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जैसे ब्रश की बात की, नायलॉन के इसके ब्रश होते हैं, तो उसकी भी 30 to 40 ईयर्स है बायोडिग्रेडेशन। तो जब ये कंटामिनेट करती है हमारी फूड को, हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे खाने पीने को, हमारे पानी को, तो ये अंदर जाती है बॉडी में, ये स्टे करती है और इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिनमें कैंसर भी शामिल है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की है कि व्हाट कॉजेज कैंसर, बट व्हाट आर द सिम्टम्स। अच्छा चलिए, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हमें अभी इतनी अवेयरनेस आ गई कि अगर कहीं पे कोई आपको कोई बम्प फील हो या कोई ऐसी कोई गिल्टी, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। बट व्हाट इफ़ अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आपको फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है मर्दों में, मतलब खून का सरतान है, आँखों का है, फिर उसके बाद आपकी प्रोस्टेट है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके एक्चुअली सिम्टम्स जो आम बीमारी होते हैं उसी तरह से ही होते हैं। अब एक्यूट सिम्टम्स होते हैं और क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसकी जो मैडम बता रही थी ना थोड़ी इंट्रोडक्शन में कि ये देर से तशख़ीस होती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसके सिम्टम्स सेम होते हैं जैसे दूसरी बीमारियों के होते हैं। अब लंग कैंसर है तो उसके सिम्टम वही होंगे, खांसी है और मतलब आपके सीने में थोड़ा सा कभी जलन हो जाएगी, दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और कभी कभी खून आ जाता है। तो वो आम हमारी पब्लिक होती है, वो इग्नोर करती है कुछ अरसे के लिए। तो हम जो फिजिशियंस हैं, हम हमारी पब्लिक को भी कहते हैं, हमारे जनरल फिजिशियन हमारे की रोल प्ले कर सकते हैं कि उनकी तशख़ीस के लिए टेस्ट करवा लें।
हमारे लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं, तो हमें टेस्ट करवाने से नहीं डरना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है जो कुछ कैंसर है लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जाके इट बिकम्स क्रिटिकल, लेकिन ये वाली जो सेकंड 2 स्टेजेस हैं ये प्रिवेंटेबल हैं और इनकी तशखीस किस तरह की जा सकती है? इनमें क्या अलामात होती हैं फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड में जब जाता है? देखिए, प्रिवेंशन का मतलब ये कि बीमारी होने से पहले इसको बचाया जा सकता है। 40 to 60% बच सकते हैं। पूरी दुनिया में एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है, मतलब डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है। हम जैसे जो जहाँ पे ये जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, 60% से भी ज़्यादा कैंसर ऐसे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और ये जो कैंसर्स हैं डेवलप कंट्रीज़ में, उनमें वो कैंसर्स हैं जो प्रिवेंशन के अलावा भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो पैटर्न है उसको हमें कंट्रोल करना होगा, और ये स्टेज 1 जब हो जाता है तो तशखीसी मरहल शुरू हो जाते हैं। उस वक्त में सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके इन्वेस्टिगेट करना होता है ताकि उसको जल्दी तशखीस हो जाए, क्योंकि स्टेज 1 और 2 इज़ क्योरेबल। नहीं तो कौन सी अलामात परसिस्टेंट रहें तो आपको थोड़ा अलार्म हो जाना चाहिए? पूरी ये कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है, पूरे हेड टू टो, मतलब पूरे जिस्म के सारे आज़ा में कैंसर हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड सिम्टम्स भी होते हैं। कोई एक सिम्टम नहीं तो जो आइडेंटिफाई करे कि इस टाइप का कैंसर पूरी बॉडी में हो सकता है। लाइक ब्रेस्ट का, जैसे खान साहब ने कहा कि गिल्टी फील हुई, उसके बाद आपने उसको तशखीस की। बच्चियाँ शर्माती हैं और बताती नहीं, पर उनको मेरी एडवाइस है कि अपनी मदर्स को या सिस्टर्स को ज़रूर बता दिया करें ताकि वो उसको प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह फेफड़ों के कैंसर की बात की तो खांसी है, या ये यूजुअली बुज़ुर्ग लोगों में होता है कैंसर फेफड़ों का, तो उन लोगों के लिए भी आपको टेस्ट करवाने होते हैं। सादा सा टेस्ट होता है एक्सरे, उसमें भी आप कुछ ना कुछ इससे आइडिया हो जाता है, एंड देन यू कैन प्रोसीड। अब तो माशाल्लाह बड़े शहरों में, या जो हमारे अच्छे शहर हैं कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हैं, वहाँ तो डेवलप हो गई हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो जाती हैं। लेकिन हमारे इंटीरियर में ये थोड़ा सा मरहला डिफ़िकल्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से। सारे टेस्ट या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा टाइम दें मरीज़ को, ताकि उसकी तशखीस क्लिनिकली हो जाए, फिर उसके बाद प्रॉपरली इनको डाइवर्ट करें टू दी टर्शियरी। और डॉक्टर साहब इलाज की तरफ आते हैं, बिकॉज अब तो तरह तरह की साइबर नाइफ और डायरेक्ट कीमोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग इलाज से भी बड़े खौफ का शिकार होते हैं, स्पेशली जब कीमो की बात आती है। तो इसके लिए आप कुछ आगाही पब्लिक को अगर देना चाहें? ये ओवर द पीरियड, हम जब शुरू में बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि जो काफ़ी ऐसे 25-30 साल पहले की बात है, उस वक्त ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, और कीमोथेरेपी के साथ जो दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट थी वो कम थी। और अब तो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज़ और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि मिनिमम टॉक्सिक हैं और सेफ्टी बहुत अच्छी प्रोफाइल है उनके, तो वो कर सकते हैं। रेडिएशन की जहाँ तक बात होती है, तो पहले रेडिएशन में प्रॉब्लम्स होती थी, 2D होता था। अब हम IMRT और VMAT और रेडियो सर्जरी उस लेवल पे माशाल्लाह काम हो रहा है। जैसे आपने नाम लिया साइबर नाइफ, ये एक्स नाइफ होता है या गामा नाइफ, ये सारी चीज़ें इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी अच्छी, क्रूशियल और इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि वो आपकी सेफ्टी प्रोफाइल को बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से पेशेंट को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों कि इस वक्त जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ चुकी है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ चुकी है, एंड आई एम ग्लैड कि हमने बड़े डिटेल में पहले कॉजेज़, फिर सिम्टम्स, फिर इलाज की बात की है। जो मिथ्स हैं इलाज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कुछ तो मिथ्स भी हैं, कुछ हकाइक भी हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ कीमोथेरेपी, या अगर आपको कीमो लगनी है, तो उसमें फिर आपको क्या क्या स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और वो स्टेजेस, फॉर एग्जांपल अगर आप अपेयरेंस की बात करते हैं या हम बालों की बात करते हैं, ख़वातीन इस चीज़ से थोड़ा घबराती भी हैं कि यू नो ऑब्वियसली फिर कीमो के बाद आपके बाल नहीं रहते। लोग कहते हैं जी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती, बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब मिथ्स भी हैं कुछ। आप एक तो मिथ्स को डिबंक करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बात आप बताएं कि कीमो इज़ अ सोल्यूशन, इट्स अ क्योर, और इससे घबराना नहीं है हमने। एग्जैक्टली। असल में इसमें होता ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अब इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी की बात हो रही है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है, सेफ्टी प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो जो सेफ्टी हम देख रहे होते हैं उसके हिसाब से पुराने ज़माने में या पहले 30 साल पहले जब
पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लगती थी तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। वो वॉमिटिंग अनकंट्रोल भी होती, कुछ कीमोज में अनकंट्रोल भी होती, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। इसके अलावा जो बुखार है या बाल उतर जाने हैं, ये सारी चीज़ें, ये इम्यूनोथेरेपी या जो अभी जो नई कीमोथेरेपीज़ हैं उसमें ये बहुत कम होता है। तो इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि ये सारी रिकवरेबल हैं और मैनेजेबल, और इनसे इलाज भी अच्छा हो रहा है। ऑफ कोर्स इसमें इलाज भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और सोचें जी, मेडिकल साइंस कितना तरक्की कर रही है। कीमोथेरेपी के पहले, आज से 30 साल पहले क्या इफेक्ट होते थे वो डॉक्टर साहब ने बताया, फिर बाद में क्या हुआ है, और अब जिस तरह का इलाज हो रहा है तो उससे बहुत सपोर्ट थेरेपी भी साथ में हो रही है, तो उसके वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। तो इलाज जो है उसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए और इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो इन चीज़ों पर यकीन रखना चाहिए, इलाज की तरफ ज़रूर। और फिर वही बात है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगर हम अपनी डाइट को बेहतर कर लें, इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपनी जान छुड़वा लें, हम थोड़े ज़रा ऑर्गेनिक खुराक की तरफ आ जाएं, हम ज़रा तंबाकू नोशी को इतना ना एक्सप्लॉइट करें, अल्कोहलिज्म, खैर वो तो हमारे माशरे का इतना ख़ास मसला नहीं है, गुटखा है, फिर छालिया है, ये ओरल कैंसर्स की वजूहात हैं। तो प्लीज़ अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। अगर आप गुटखा रखते हैं, इन चीज़ों से आप लोग गुरेज करें, फेफड़ों के सरतान की वजह बन सकती है, ओरल सरतान की वजह बन सकती है। तो यही मकसद है कैंसर डे को बता के हवाले से आगाही। अच्छा, आज के दिन क्योंकि आगाही का दिन है और इस दिन हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर आगाही जो है वो की जाती है, इस हवाले से सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। तो जी हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। 3 दिन लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। बसंत मनाने का बुनियादी मकसद होता है जी, जो बहार का मौसम है उसके इस्तकबाल की तैयारियां होती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ी पुरानी एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें बसंत में पाकिस्तान में हम देखते थे कि बाकायदा पतंगें उड़ाई जाती थी। मैं 90s के एरा की बात करूँ, उससे पहले की जो जनरेशन है उनको याद होगा। लेकिन फिर कुछ हालात व वाक़यात ऐसे हुए कि इस पर पाबंदी लग गई और अब आप देखें 25 साल बाद 6, 7 और 8 तारीख को सिर्फ लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, लेकिन विद तमाम तर SOPs, तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और इसका मकसद ये है कि अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाए और किसी भी नुकसान से बचा जाए। जनाब, लाहौरियों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और अगर हम लाहौर की तज़ीनो आराइश के हवाले से बात करें तो लाहौर इस वक्त बसंत के रंगों में नहाया हुआ है। लिबर्टी चौक पे अगर आप देखें क्या कमाल डेकोरेशंस की गई हैं। लाहौर की सबसे बड़ी पतंग इस वक्त लिबर्टी चौक पर, ये आप जो मुलाहिजा कर रहे हैं, नस्ब की गई है। पूरा लाहौर रंगो नूर में नहाया हुआ है, बरकी कुमकुमों से सजा हुआ है। लाहौरियों ने 54 करोड़ की पतंगे और डोर खरीद ली जनाब। 1 फरवरी से सेल परचेज अलाउ थी और हम देख रहे हैं कि जो इकॉनमी थी बसंत की, जो डेड हो चुकी थी, अब वो फिर से एक दफ़ा रिजुवेनेट हो रही है, उसका रिवाइवल हो रहा है। अच्छा जनाब, बसंत की खुशियों, बसंत के त्यौहार को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लिबर्टी चौक पर एक जश्न का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर लाहौरी पहुंचेंगे। आई बिलीव कि 6 को होगा वो, और वहां पर सारे लाहौरी पहुंचेंगे। लिबर्टी चौक पर होगा जनाब ढोल ढमक्का और हल्ला गुल्ला होगा। बसंत को मनाया जाएगा और ख़ास तौर पर बहार को खुशामदीद कहने के लिए बसंत को मनाया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। बसंत के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब से ये सेल परचेज भी एक तो अलाउ हुई, एंड सेकेंडली जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं हम देख रहे हैं कोई बाइक ऐसी नहीं है जिसके ऊपर रॉड ना लगा हो। ऑल्सो मोची गेट में तो जनाब तिल धरने की जगह नहीं है। मोची गेट में इतना रश है। 2 के जो परचेजर्स हैं, जो कि बायर्स हैं, वो थोड़ा सा ज़रा नाखुश भी हैं कीमतों के हवाले से। लेकिन अब क्या करें, बसंत तो मनानी है। तो जनाब अगर 1.5 तावा जो है वो 600 रुपये का है तो वो भी ख़रीदा जा रहा है, और अगर तावा जो है वो 300 रुपये का है, पिन्ना जो है 2 पीस अगर वो 12,000 का है, तो ले तो रहे हैं और बसंत को एंजॉय करेंगे भरपूर तरीके से और रेडी हैं। तो वैसे इस हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने कल एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग भी दी, एक प्रेजेंटेशन दी। जी हाँ, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं बसंत पंजाब का त्यौहार है और नवाज शरीफ को भी बहुत पसंद है, और उन्हीं की हिदायत पर 25 साल बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, वो दिन करीब आते जा रहे हैं बसंत के, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में, तो साइम के एक्साइटमेंट देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे तो बस नहीं चल रहा कि मैं पहली बार आप विटनेस करेंगे। मैं पहली बार विटनेस करूंगा, और मैं इतना और भी एक पूरी आबादी है जो कि पहली दफ़ा विटनेस करने जा रही है बसंत को, वो बहुत एक्साइटेड है। और उन आबादी में सिद्रा भी शामिल है, आई बिलीव। तो सिद्रा हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा ARY न्यूज़। सिद्रा,
कहाँ पे हैं आप इस वक्त और अवाम में कैसा जोशो खरोश देख रही हैं? हम आपके पीछे मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त बसंत के कलर्स पहने हुए ख़वातीन जो हैं वो उस बरसात में आपके पीछे नज़र आ रही है। तो क्या वैसे जोश देख रही है, क्या हाइप है बसंत की लाहौर में? जी बिल्कुल, आप देखें कि बसंत का जोशो खरोश तो बहुत ज्यादा है साइम, लेकिन आपने एक गलती कर दी है, लड़कियों को खवातीन ही कह दिया। वो तो उन्होंने अभी सुना नहीं, वरना तो आपकी शामत आने वाली थी आज। खैर, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं लड़कियों की। उन्होंने मैचिंग कपड़े बनाए हुए हैं, ज्वेलरी मैचिंग है और इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये उनकी भी पहली बसंत है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हैं, पहले दिन क्या करेंगी। हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत हमें एक्साइटमेंट और बहुत तैयारी अच्छी भी है। हमने फुल देसी बना है। पहले दिन हमने शलवार कमीज़ और सारे कज़न्स हमारे घर आएंगे और छतों पे जाके बसंत मनाई जाएगी और बहुत मज़ा आएगा। जी बहुत मज़ा आएगा। तो लाहौरिये खाए पिए बगैर भी नहीं रहते, तो आपकी खाने पीने की कैसी? हम तो लाहौरी है तो हमारा तो खाने का बगैर गुजारा ही नहीं है। तो हमारा तो यही है कि हमने फुल देसी खाने बनाने हैं। कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, टिक्के हो गए, बारबेक्यू हो गए, तो बस हमारा तो फुल ऑन सही है। आपकी कैसी तैयारी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने बहुत सारा इंजॉय करना है क्योंकि बसंत हम बहुत सालों बाद आई है और हम बहुत सालों बाद कर रहे हैं, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है। आपकी कितनी एक्साइटमेंट है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि हमारे बचपन में कि बसंत होती थी और अब हम फर्स्ट टाइम बसंत देखने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जो किस्से वालिदैन से सुने वो अब अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे तो वो एक्साइटमेंट लेवल कितना आप सोचे कि सिद्रा, मैं तो परांदा ही देख रही थी। सिद्रा, मैं तो परांदे की कलर्स देख रही थी बड़े, तो ये तो फैशन और ट्रेंड में आ गए हैं। तो ज़रा बताइएगा कैसी ये जो एक्सेसरीज हैं, क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही है लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि जो पुराना फैशन था उसका रिवाइवल आ रहा है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह लोग जो है वो पुराने जितने फैशन थे उनको नए फैशन के साथ मिक्स करके एक नया ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जेन ज़ी के अंदर और उनको शौक है कि वो बसंत को किस तरह से देखें, जिस तरह उनके बड़ों ने देखी और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर तकरीबन स्पोर्ट्स गाला है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो बसंत की और बसंत से पहले ही बसंत के फंक्शंस जो है वो एंजॉय किए जा रहे हैं और उसको भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो बताएं सिद्रा, हमने बात कर ली कलर्स के हवाले से, हमने बात कर ली ख्वाबों के हवाले से, ज़रा इनसे पूछिए इनको पतंगे उड़ानी आती भी है कि नहीं? मुझे ये बताओ कि आपको पतंगे उड़ानी आती है, किसको आती है और किसने सीखी? नहीं, मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे घर में सबको आती है, मेरे पापा को, चाचू को, तायाबू को, भाइयों को, लेकिन मुझे नहीं आती। सीखूंगी, ज़रूर सीखूंगी और उड़ाऊंगी भी। ये देखिए भाई, उनका सीखने का प्लान है। आपको आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाइयों को, मेरे कजन्स को आती है, तो अब उसी दिन बसंत वाले दिन ही हम सीखेंगे क्या कैसे। ये ना मेरी बात सुने, जेनजीज को ना एक साल इस साल ये ट्रायल चाहिए। एक बार ये सीख के पेचा पाना, उस तो बाद फिर इनसे कौन बचेगा। सिद्रा, ये जरा पूछ के बताएं मुझे इनसे कि इन्होंने अपनी छतों के ऊपर तैयारी की हुई है बसंत की, या ये किस किस इवेंट पे जाएंगी? दोस्तों के साथ जाएंगी, फैमिली के साथ होंगी? क्या सीन क्या है बसंत के दिन का? मुझे ये बताएं कि क्या थीम है बसंत का, छत पे कैसी तैयारी है, डेकोर कैसा होगा, क्या एक्टिविटी? ये मैंने तो लेके आए वो झंडियाँ जो लगा रहे होते हैं और मैं काइट्स खुद ही बना के लगाऊंगी क्योंकि मैंने यूट्यूब से देखे हैं, तो मैं यही चाह रही हूँ कि खुद ही करूँ सब कुछ। और मैं वैसे ही कल गई हुई थी, कल परांदे शरांदे कपड़े लेके आई हुई थी मैं। आपने छत पे डेकोरेशन खुद करनी है और क्या करनी है बसंत? छत पे। किस जगह पे? घर पे हाँ, घर पे डेकोरेशंस करनी है और काइट्स लगानी है और काइट्स उड़ानी भी हैं। बस काइट्स उड़ानी भी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट लेवल उन्हें जो है वो बहुत ज्यादा है और उनको पता ही नहीं है कि हमने किस तरह से बसंत के फंक्शन को सेलिब्रेट करना है। लेकिन एक्साइटेड है। बसंत आ गई और उसकी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ लाहौर में एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तकरीबन। ये फेस्टिवल जो है वो चलता चला जा रहा है और अभी मज़ीद भी चलेगा। तो आप ये देखें कि अगर पहले ये हाल है तो सेम डे के ऊपर कितनी एक्टिविटी होगी, कितना जोश होगा, कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो लोग जो है
वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए। 25 साल बाद जो है ये दोबारा बसंत का फंक्शन ऑफिशियली मनाया जाएगा। सही। तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। एक्साइटमेंट हमने देखी। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने हमें वहाँ से बताया कि जी क्या हालात हैं। और लड़कियों की तैयारियाँ देखिए आप जी, परांदे और झुमकियाँ, और मैं तो देख रही थी वो जो काइट है उसकी एक्सेसरीज आ गई हैं, उसके अब इयररिंग्स आ गए हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। फिर चूड़ियाँ, वो रिवायती तरीका हम देख रहे हैं जो कभी खासा हुआ करता था। लेकिन एक बार फिर से याद दहानी कि आप लोगों ने तमाम SOPs को फॉलो करना है लाजमी। बिल्कुल, और तीनों दिन SOPs को फॉलो करना है, ये नहीं कि खाली पहले दिन करके आप छोड़ दें। तो जनाब एक्साइटमेंट इज रियल एंड फन इज गोइंग टू चलें, और आपको ये भी बता दें जी, अब लाहौर में बसंत के तीनों दिन पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। और ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस सर्विस है, रिक्शा, टैक्सी समेत हर तरह की जो पब्लिक सवारी है, ट्रांसपोर्ट है, उसका सफ़र मुफ्त होगा, ताकि जी लोग जो हैं वो महफूज भी रहें और इन्जॉय भी कर सकें। और ये तमाम पर तैयारियाँ की गई। तो ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखते हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौरिये बसंत मनाने के लिए जब घर से निकलेंगे तो इन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त सफर की सहूलत भी दस्तयाब होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बसों के अलावा 21 फीडर रूट्स पर 188 बसें, जबकि 2 रूट्स पर 40 इलेक्ट्रिक बसें मुसाफिरों को मुफ्त लेकर जाएंगी। गवर्नमेंट अच्छा स्टेप ले रही है हमारे बारे में, और जो मोटरसाइकिलों पे ये लगा रही है डंडे वगैरह, या इस तरह ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इससे हमारे कल्चर को प्रमोशन मिलेगा, टूरिज़्म को भी प्रमोशन मिलेगा। ये एक अच्छा एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना चाहिए, और इस चीज़ को यूज़ भी करना चाहिए। अगर ये फैसिलिटी आपको दी है ना तो इसको यूज़ करें सारे। अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से। ज़ाहिर है जो जिनको छुट्टी नहीं है, डेली जाने वाले हैं, उनके लिए तो फैसिलिटी उन्होंने दी है। निजी कंपनियों की तरफ से 5000 से ज़ायद टैक्सियाँ और रिक्शे भी मुफ्त राइड फराहम करेंगे। जिंदा दलाने लाहौर बसंत त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत को नहायत खुशाइंद करार दे रहे हैं। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। क्या बात है जनाब, लाहौरीज आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो द लाहौरी देसी बैडीज परांदे पहन के सारे काइट्स वाइट्स लेके आ गए हैं बाहर। उड़ानी आती कोई खास नहीं है जेंजी को, सीख लेंगे, ये सीख लेंगे। हाँ। इस साल इनको ट्रायल चाहिए, अगले साल से फिर ये पेचे लगा के दिखाएंगे आप लोगों को, फिर किसी को उन्होंने मुकाबले में आने नहीं देना। अच्छा जी, अब लाहौर में जब बसंत की बात हो तो फिर जनाब मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के बगैर ये जश्न मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो हवेली है बड़ी मशहूर है, और जिसका नाम जी क्या नाम है जी, बारूद खाना नाम हवेली बारूद खाना, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी जब ये शादी सीजन चल रहा था तो इसमें बहुत सी हमने अमेजिंग शादियां देखी, इसको खूबसूरती से डेकोरेट किए जाते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा यकीन हुई देखने में कि बसंत के ऊपर हवेली बारूद खाना कैसी लगती है। चलें जी, तो अब हम इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन ये तैयारियां हैं और काफ़ी अरसे से, जैसे कि सिद्रा भी बता रही थी कि बसंत से पहले ये हाल है, यानी फेस्टिविटी का वहाँ पर माहौल है। लिबर्टी चौक की तो अलग ही वहाँ पर मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं, और उस पर ख़ास एक जश्न का आगाज़ भी होगा। फर्स्ट डे यानी कि जो 6 फ़रवरी का दिन होगा, जिसका ऐलान वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने किया भी। तो अब लाहौरी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। तो चले जी, हमने बात की बारूद खाना हवेली की, तो नामवर अदीब शायर यूसुफ सलाउद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं कि इतने सालों बाद बसंत का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वो उनकी मेमोरीज़ क्या है और इस बार क्या उन्हें डिफरेंट नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हमें बताइएगा, बड़े अरसे बाद अब ये सेलिब्रेशन हो रहा है और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, SOPs भी हैं, जो कि ज़ाहिर सेफ्टी के लिए हैं, और बहुत अच्छा इक़दाम भी है ये। बट स्टिल जो इस वक्त रौनकें नज़र आ रही हैं, वैसे ही माहौल लग रहा है आपको जो कभी आपके टाइम में बसंत मनाई जाती थी? थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू जॉइन यू। ये जो इतने सालों के बाद बसंत हो रही है, तो जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ अंदरून शहर के अंदर, और जो बसंत है ये बेसिकली अंदरून शहर का फेस्टिवल है। Agreed. और ये जो नई अब जो जनरेशन है, मैंने ये भी मैंने कहा है बहुत दफ़ा कि उनके लिए जो लाहौर की जो जेंजी है, जो बच्चों ने बसंत कभी नहीं देखी, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये प्लेजेंट एक शॉक होगा, क्योंकि उन्होंने कभी लाहौर को इस तरीके से नहीं देखा होगा। क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ सारा शहर जो है वो छतों के ऊपर होता है, और ऊपर गाने और म्यूजिक और फायरवर्क्स और बो काटा, और सारा शहर जो है अब ज़्यादातर जो बसंत मनाई जाएगी, जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो आपके जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो भी यहाँ अंदरून शहर के अंदर
ही बसंत मना रहे हैं सब। तो ये एक बहुत ही आई थिंक जितना जोशो खरोश मैं देख रहा हूँ, तो मुझे हालांकि जो गुड़ियाँ और डोरे हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बसंत जो थी मैं तो हमेशा से, क्योंकि हमारा ताल्लुक अंदरून शहर से है, जब हम यहाँ से चले भी गए थे फिर भी एज अ फैमिली हम आते थे अपनी हवेली में, इसको खोलते थे और बसंत हम मनाते थे। तो ये तो मैंने तो जब से होश संभाली मैं बसंत देख रहा हूँ, और ये इसी जोशो खरोश से जब हमने तो बचपन से देखा है कि कोई भी कल्चरल इवेंट हो, कोई बज़्म अदब हो, कोई मुशायरा हो, हवेली बारूद खाना हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है, मरकज़ रहती है। अब हवेली बारूद खाना में हमने तो शादियां भी अटेंड की हैं, चले मुशायरे भी देख लिए, कवालियां भी सुन ली, बसंत पहली दफ़ा होने जा रही है हवेली बारूद खाना में, उसकी क्या तैयारी है और किस तरीके से हवेली? नहीं बसंत ये बसंत पहली दफ़ा नहीं होने जा रही है, हमारे लिए पहली दफ़ा होने जा रही है। और ये बसंत ये क्योंकि बड़े सालों के बाद हो रही है, तो फिर ये दोबारा होगी। और मैंने अभी बसंत के लिए एक मैंने गाना भी तरतीब दिया है, लिखा है, उसकी भी इंशाल्लाह वो भी आई थिंक कल मैं उसको रिलीज करूंगा, उसका वीडियो। तो ये हमारे यहाँ जो बसंत होती है वो यही होती है, सारे शहर में इसी तरह बसंत होती है। हर छत के ऊपर, हर घर के अंदर आपके की फैमिली, आपके करीबी दोस्त इकट्ठे होते हैं, छतों पे चढ़ के गुड्डियाँ उड़ाते हैं, और इस सारी जो ये माहौल जो है इसको आप इंजॉय करते हैं, और इट इज़ वेरी वेरी फेस्टिव। इतनी वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी होती है और इतनी जुबिलेशन होती है, वही असल बसंत है। अच्छा, हमें थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों का भी बताइएगा, और साथ में क्या मतलब फैमिली के साथ जाहिर सी बात है, लेकिन क्या जो शोबिज़ स्टार्स हैं उनको भी दावत दी गई है, कोई ख़ास एहतमाम किया गया है सवाल? नहीं, मैंने ये कोई जो दोस्त अहबाब होंगे वो जो क्या कहते हैं इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट हुआ है और मेरी चूँकि ये कदीमी हवेली है, इसकी जो छतें हैं वो लकड़ी की हैं सारी, और मुझे कुछ लगा है कि कुछ छतें जो हैं अभी उसमें थोड़ा सा आई थिंक मुझे उनको मजबूत दोबारा डालना पड़ेगा वहाँ सारा सामान। तो इसलिए इस दफ़ा मैं आई एम हैविंग अ लो की, सिर्फ फैमिली एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अगले साल इंशाल्लाह अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम अपनी जो बसंत है उसको उस तरीके से करेंगे। बाकी हवेली की जितनी भी बसंतें हुई हैं हमें कुछ भी डेकोरेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हवेली इन इटसेल्फ उसकी इतनी खूबसूरती है कि उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़बरदस्त। और हमारी बसंत होती है, मैं आपको बताऊं, जो बसंत होती है इट इज़ बेसिकली अ डे फेस्टिवल, ये दिन का फेस्टिवल है, लेकिन लाहौरियों ने इसको रात का फेस्टिवल भी बना दिया। जब बसंत एक ज़माने में जब बसंत जो मुझे याद है जो हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसमें, और ये होता ये था कि अंदरून शहर में जिस दिन बसंत होती थी उससे एक रात पहले जो लोग पतंगें उड़ाते थे और पतंगों पे रंग बिरंगी कंदीलें बांध देते थे जिनके अंदर एक एक छोटी छोटी मोमबत्ती होती थी। तो ये इशारा होता था बाकी सारे शहर को कि कल बसंत होगी। एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा कदीमी और पुराना एक तरीका था लोगों को कन्वे करने का कि भी कल बसंत। यूसुफ साहब, ये बहार के इस्तकबाल के लिए होती है, ज़रा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी बताइएगा, कितनी पुरानी ये रीत रिवायत है? ये तो हज़ारों साल पुरानी है। जिस तरह देखें हमारे पंजाब के जो मेले ठेले हैं उनमें बैसाखी है, जो जब आप वीट का क्रॉप काटते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उस मौसम में मेले लगते हैं, और लोग जो क्योंकि किसान के पास उनके हाथों में थोड़ा सा बहुत कोई पैसा भी आता है तो वो क्या कहते हैं मेलों ठेलों पे जाते हैं और उसको थोड़ा सा अपना स्पेंड भी करते हैं। इसी तरह लोहड़ी का मेला है। बसंत भी बहुत ही कदीमी, बहुत ही पुराना। अब ये काइट फ्लाइंग में किस तरह तब्दील हुआ, ये तो मेरा ख्याल है कुछ शायद 100-150 साल पहले ये चीज़ यहाँ आई। जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो वो बसंत का जो प्रोसेशन था ये लाहौर के किले से वो शालामार बाग लेके जाया करते थे और वहाँ बसंत मनाया करते थे। और उस ज़माने में भी मेरा ख्याल है कि काइट फ्लाइंग तब शुरू हो गई थी। और ये सारे जितने भी यहाँ उस वक्त ज़्यादातर मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, ये सब मनाते थे। जो सिख थे वो ज़्यादा अभी शालामार बाग में मनाते थे। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा जमकट्ठा होता था वो माज़ो लाल हुसैन के मज़ार पे होता था, और जो हिंदुओं का कांग्रेगेशन होता था उनका अपनी एक कोई मड़ी थी, वहाँ ये वो भी शहर के अंदर ही अंदरून शहर के करीब थी, वहाँ ये हुआ करती थी। और देखिए इसका जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मुसलमान इसको जो एक्सेप्ट उन्होंने किया और इसको मनाया, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। यस, हज़रत निज़ामुद्दीन
औलिया के मज़ार पे आज भी, और हजरत बख्तियार बाकी और दो तीन हमारे जो दिल्ली के जो सूफियात थे, उनके मज़ारों पे आज भी बसंत की सेरेमनी होती है। आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ आप ये डालिए बसंत सेरेमनी एट द मज़ार ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, आपको कई 100 वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक उनके नेफ्यू थे जी, वो क्योंकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने उसको बेटों की तरह पाला था, उसका इंतकाल हो गया। बिल्कुल, और वो बहुत उसका सैड इंतकाल हो गया तो वो बहुत सैड हो गए, कई महीने उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। तो आपको इल्म है कि हज़रत मीर खुसरो जो उनके बहुत बड़े एक मुरीद थे, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, जो उन्होंने 3 बादशाहों के दौर में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी की, साथ वो बहुत बड़े मौसीकार भी थे। ही लेड द जो मुसलमानों की जो म्यूज़िक सब कॉन्टिनेंट में आई, वो उन्होंने उसकी बुनियाद रखी। उन्होंने तबला ईजाद किया, उन्होंने सितार ईजाद किया, उन्होंने जो अब आप सुनते हैं शाप तिलक सब छीन ली, या जब सकल बन फूल रही, जो सकल बन फूल रही बरसों है, ये पहली दफ़ा मीर खुसरो ने जब सुनाया उनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, तो ये सुन के वो पहली दफ़ा मुस्कुराए। अच्छा। और उन्होंने कहा, खुसरो मुझे बताओ कि तुम क्यों खुश हो इतने? तो उसने कहा, हुजूर आज बसंत पंचमी का दिन है और अवाम जो है बड़ी खुश है जी। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बसंत मनानी चाहिए। तो उस दिन के बाद ये फिर मुसलमानों ने भी इसको इसको बड़े जोशो खरोश से मनाना शुरू किया। तो यूसुफ साहब, जहाँ पे आपने जिक्र कर ही दिया है सकलवन और आपने छाप तिलक का भी जिक्र किया, और उससे पहले आप हमें यही बताए थे कि आपने लिरिक्स भी लिखे हैं गाने के लिए, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आपका जो लिखा हुआ जो पीस है वो सुनाना चाहिए। जी, मैंने और मेरी एक दोस्त है शबाना शेर, हमने मिल के इसको कंपोज भी किया और इसको लिखा भी। ज़बरदस्त। तो फिर हम अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं जी। बात है, द पंजाबी एसेंस, द कल्चरल एसेंस, लव इट। बहुत कमाल लिखा है आपने यूसुफ साहब। अच्छा यूसुफ साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम आई नो कि दैट ऑब्वियसली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि बसंत आ रही है, हम काइट फ्लाइंग करेंगे एंड ऑल, बट SOPs पर अमल दरामद एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जितने सख्त कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इस जो फेस्टिवल में कबाहत एक ही है कि जो ये खूनी डोरें बनी और लोगों को नाहक लोगों की अमवात हुई, जो एक बहुत ही सैड और एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अलमिया है, क्या कहते हैं, वो सारी की सारी जो अमवात हुई वो मोटरसाइकिल पे हुई। इसलिए जो आप रॉड्स की बात अभी कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े जोशो खरोश से, जो हर ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि आपके 90% जो मोटरसाइकिल्स हैं उन पे ये रॉड्स लग गए। वो रॉड अगर आप लगा दें तो आपकी 100% सेफ्टी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की SOPs है, उन्होंने चरखी को बैन किया हुआ है, क्योंकि ये जो खूनी डोर है ये पिन्ने पे नहीं चढ़ती, ये चरखी पे चढ़ती है, तो इसलिए चरखी पे बैन है। और एक बड़े साइज़ की पतंग पे भी बैन है, तंदी पे भी बैन है, और फायरिंग पे भी बिल्कुल बैन है। तो इसलिए मैं सब बच्चों से मैंने ये कहा, बार बार मैं कहता हूँ, हर चैनल पे मैंने ये कहा है कि अगर आप इसकी कोई चरखी से उड़ा रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है तो फ़ौरन आप पुलिस को इन्फॉर्म करें 15 को, क्योंकि आपकी एक कॉल से हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। और ये हमें मैसेज इसको कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। जी यूसुफ साहब, लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो? जी, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये देखें कि बसंत की जो बसंत की सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद कोई इतना बड़ा काइट फ्लायर नहीं हूँ। आई एंजॉय द, लेकिन आप ये देखें कि इससे कितनी बड़ी एक रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर किसी को अकल आई होती 20 साल पहले और ये कोई सोचता कि नहीं, ये फेस्टिवल नहीं है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज हम जगह जगह कशकोल लेके लोगों से पैसे मांगते हैं, कभी IMF से, कभी किसी से, जो पैसा हम खुद जनरेट कर सकते हैं। आई टेल यू, अगर ये बंद ना होती, एक सेफ फेस्टिवल इसको बनाया जाता, तो आज ये $multi-billion की पाकिस्तान के लिए टूरिज्म आता। आपका इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप देखें अभी भी
इसकी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि ये अमीर और गरीब को इकट्ठे मिल के बैठने का मौका देता है। मेरे जितने मोहल्लेदार हैं उनमें से काफ़ी सारों ने अपनी छतें बेची हुई हैं। एक तो उनका रेवेन्यू हो रहा है, और कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं बड़े दफ्तरों में, उनके घरों में उनके बॉस आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके। उन्होंने कहा भी तुम्हारा शहर में घर है, हम आ रहे हैं अपने बच्चों को, वी विल बी योर गेस्ट। तो ये एक हम उस जमाने में से गुजर रहे हैं जहाँ हम लोग आपस में हम जुड़ नहीं रहे, हम अलहदा हो रहे हैं। ऐसे अब तो जो मुसलमान हैं उनकी, जो अमीर हैं उनकी मस्जिदें भी रहते हैं, और गरीब जो हैं उनकी मस्जिदें भी रहते हैं उनके इलाकों में। तो ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये इसने पाकिस्तान को दुनिया के कल्चरल मैप के ऊपर डाल दिया, और एक जो सही इमेज है पाकिस्तान का वो दिखाया। बिल्कुल यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच। आपने आपका वैल्यूबल टाइम और आपने जो बातें की उससे हमें अंदाज़ा हुआ कितनी पुरानी रिवायत है जो मनाई जा रही, लेकिन ये कि उन्होंने भी इस बात रीइटरेट किया कि आपने एसओपीज़ का ख्याल रखना है। और आज इस साल ये लाहौर में हो रहा है, खुद मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि अगर ये जैसे कि सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसे पूरे पंजाब में नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट किया। तो जनाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए अच्छे से आपने इस कल्चरल फेस्टिवल को फेस्टिवल के तौर पे ही हारमनी के साथ, पीस के साथ सेलिब्रेट करना है। प्लीज़ किसी किस्म का अगर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश भी करे तो उसको वहीं पर स्नब कर देना है, आपने नहीं पढ़ना उसके अंदर। लाहौर में जनाब बसंत की रौनकें सजी हैं, और ऐसी सजी हैं कि पूरी दुनिया देख रही है। अब हुआ क्या है कि पतंगें और डोरें हो गई हैं शॉर्ट लाहौर के अंदर, लेकिन पतंगों के शौकीन जनाब लाहौरी कराची पहुंच गए हैं, और सदर के रेनबो सेंटर में खरीदारों का रश लग गया है। तो लाहौर से अब लोग कराची आ रहे हैं। मैंने सुना है कराची में बड़ी सस्ती कीमत पे मिल रही है। कराची में ऑब्वियस सस्ती मिलेंगी। अब हुआ क्या है कि गहमा गहमी जो वहाँ पर चल रही है रेनबो सेंटर में, रोहा फातमा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस हवाले से जरा आप भी देखें और हम भी देखते हैं। रंग बिरंगी पतंगें, डोर की मुख्तलिफ इकसाम, चरखियाँ और बसंत से जुड़ा रिवायती सामान। सदर की पतंग मार्केट में बसंत का सामान खरीदने लाहौर से आए पतंगबाजों का रश बढ़ गया। ये दिल हुआ पंजाब से आ रहे हैं लोग, मगर अभी यहाँ पे माल नहीं है, और जो माल है वो इतना महंगा है, अफोर्ड से बाहर है। जो मेहमान आ रहे हैं वो भी मायूस हो रहे हैं यहाँ पे आके ना। डोरें वही हैं, हल्की से हल्की, और रेट ऐसे हो गए हाई। 1500 मार्जिन कर लें, 2000 कर लें, लेकिन 4-8 हजार प्रॉफिट क्या कमाने का तो है। एक चरखी यहाँ पे 5.5 की, वहाँ पे 15,000 की कर दी है। पतंगों के भी रेट्स बढ़ गए हैं, 50-60 रुपए का गुड्डा यहाँ पे 130 रुपए का मिलता है। मैं लाहौर लेके जाऊंगा यहाँ से, बिकॉज ऑफ रेट और बिकॉज ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज मुझे मिलेगी। वहाँ पे 11,000, 15,000 इस तरह की कहानी है। पतंग फरोश कहते हैं कि बसंत के इस सीजन में जहां कारोबार को 4 चांद लगे हैं, वहीं पतंगबाजी के सामान की डिमांड पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जो मेरे दोस्त है 12 साल से एक ही दुकान पे मैं आता हूँ, वो भी मेरे को 60 रुपए से कम नहीं दे रहे। 20 वाला 240 रुपए का एक मुझे तावा पड़ा। पहले मैं लेता था 90, 85, 80 ये मुझे मिलता था। पंजाब से तकरीबन यहाँ लोग आए हुए परचेजिंग के लिए, क्योंकि पंजाब में पिन्ने शॉर्ट है, महंगे, और कराची के मांझों की बड़ी डिमांड होती है वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये कि हमारे पास भी मांझा खत्म हो गया और अभी भी डिमांड आ रही है। शहरी कहते हैं लाहौर और कराची में पतंगबाजी के सामान की कीमतों में फर्क नजर आ रहा है। बसंत तो असल लाहौर के अंदर है, कराची में महंगाई क्यों है? हमारे को तो ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ से माल उधर जा रहा है या वहाँ से यहाँ माल आ रहा है, समझ नहीं आ रही। इतनी पेमेंट इन लोगों ने आउट की है, एक चरखी के 9-9, 10-10 हजार। बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं बल्कि एक सकाफती त्योहार है। खुशियों और रंगों का ये त्योहार हमारी सकाफत का एक खूबसूरत हिस्सा है। रेनबो सेंटर में नजर आने वाली ये गहमा गहमी इस बात का सबूत है कि जहां लाहौरी बसंत के लिए पुरजोश हैं, वहीं कराची वाले भी कुछ कम नहीं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रोहा फातमा, ARY न्यूज़ कराची। चले जी, तो आपने देखी कि यहाँ से भी आउटसोर्स हो रही है, लेकिन आई थिंक वो जो क्या पिन्ना कहते हैं उसे, चरखा, पिन्ना अलाउड है, चरखी इज नॉट अलाउड। बार कोड लगा हुआ है, पिन्ने पे भी लगा हुआ है बार कोड, और पतंग के ऊपर भी लगा हुआ है बार कोड वाले अपने प्रोडक्ट जो है ना वो यूज करना। यस, तो हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात करते हैं, क्योंकि रेबीज़ से हलाकतों के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और रवां साल की अगर हम बात कर लें सिंध की,
तो सिंध में ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई। चमन में 18 साल नौजवान कुत्ते के काटने के बायस रेबीज़ में मुब्तला हुआ। मकामी अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया लेकिन मुतासरा हिस्से की मुनासिब सफाई न होने से वो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और नौजवान को फिर इंडस हॉस्पिटल कराची लाया गया। लेकिन ये नौजवान जो मुतासरा नौजवान था, इलाज करवाने के बाद जब चमन वापस घर गया तो वहाँ से खबर ये आई कि ये इंतकाल कर गया है। तो कराची में भी हम देख रहे हैं कि रेबीज़ का शिकार एक और मरीज़ भी दम तोड़ गया। 42 साल करामत थे, गुलशन पेशे के एतबार से प्लम्बर थे। मरीज़ को 8 जनवरी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां वो 9 जनवरी को इंतकाल कर गए। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। ज़रा अनवर से जान लेते हैं कि ये केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं इतने ज़्यादा और क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर। अनवर बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉग बाइट के हवाले से मौसर इंतजाम और इक़दाम सामने नहीं आते हैं और इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में ये बताया गया कि सुबह सिंध के अंदर 30 अजला के अंदर 300 डॉग बाइट सेंटर जो है वो गैर फ़ाल हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो डॉग बाइट सेंटर गैर फ़ाल होंगे तो सिंध के किसी भी ज़िले के अंदर होने वाला केस सारी बातें वहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन वहाँ रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और इस वक्त तक की बात की जाएगी 1 जनवरी से लेकर अब तक, तो सिर्फ कराची की बात की जाएगी तो 4,500 से 5,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। योमिया बुनियादों के ऊपर कराची के मुख्तलिफ निजी व सरकारी अस्पतालों में 300 से 400 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट होते हैं। ताहम महकमा सेहत की जानिब से योमिया बुनियादों के ऊपर यह दादोशुमार जारी नहीं किए जाते हैं। 8 साल बच्ची थी सांगड़ की, वो जहाँ भाग हुई, इसके बाद करामत है गुलशन मेमार का, वो जहाँ भाग हुआ। इसके साथ साथ चमन का एक नौजवान लाया गया था जो हाइड्रोफेबिया एरोफीबिया का शिकार हुआ। अलार्मिंग सूरत हाल ये भी होती है कि जब पेशेंट अस्पताल में लाया जाता है तो वालिदैन जिद करते हुए बच्चों को वापस ले जाते हैं। इस पर बुनियादी जिम्मेदारी बन रही है बल्दियों में, कराची की बनेगी, टाउन नाज़िम की बनेगी, यूसी नाज़िम की बनेगी। जब हम सवाल उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि एजेंडा है, एजेंडा नहीं है। इस सूबे के करोड़ों अवाम हमारे कुत्तों बिल्कुल इस पर बात कर लेते हैं। अनवर, आपने ये केसेस के मुतालिक बताया है और इसके अलावा स्ट्रे डॉग जो हैं हम हर गली में देख रहे हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। किया जा रहा है, प्लानिंग क्या है, इसके लिए बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल हमारे साथ है। नादिर, थैंक यू सो मच। अभी कराची में रेबीज़ से 2 अमवात हुई हैं। ज़ाहिर मीडिया पर हम देखते हैं अक्सर बेशतर ये मामला आता है। हुकूमत की एक्चुअल प्लानिंग क्या है, इसके लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? ज़रा हमें बताइएगा कितने सेंटर फ़ाल हैं? जैसे अनवर बता रहे थे 2 सेंटर तो अभी तक फंक्शनल भी नहीं है, ज़रा हमें डिटेल बताइएगा। जी, बहुत शदीद अफसोसनाक वाक़या है। कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग तलब की थी, उसके अंदर हेल्थ सेक्रेटरी साहब और दीगर जो ऑफिशियल्स थे वो मौजूद थे। उसमें ये डिसाइड किया गया है कि 300 रेबीज़ ट्रीटमेंट सेंटर्स को बहाल और फाल किया जाएगा और टारगेट ये है कि हर 15 किलोमीटर्स में एक रेबीज़ सेंटर होगा, ट्रीटमेंट सेंटर होगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई डॉग बाइट का वाक़या अगर हो जाता है तो विद इन 15 किलोमीटर उस शख्स को जो मुतासिर है उसको ट्रीटमेंट मौसूल हो सकेगी। रेबीज़ में देखें, इमीडिएटली अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाए अगर डॉग बाइट के बाद रेबीज़ के इंजेक्शंस मिल जाए और एक सीरीज़ होती है इंजेक्शंस का, तो इसमें डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऑलरेडी हमारा सिंध का रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मौजूद है, जिसके तहत हमने हज़ारों डॉग्स को स्टेरलाइज या न्यूटर किए हैं और कोशिश हमारी यही है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको वैक्सीनेट किया जाए या इनको स्टेरलाइज किया जाए और इनको जो एनिमल शेल्टर्स हैं उनमें मुअत्तल किया जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात हो ही ना। इसमें जाहिर सी बात है जो बुनियादी किरदार है वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और उसके मातहत जितने भी टाउन के इंतज़ामिया होते हैं वो होते हैं या KMC होती है, तो उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं ताकि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हो उनको विद इन कंट्रोल लाया जाए। नाज़रीन, जो आपने तमाम तरह इक़दाम बताए हैं, ख़ासतौर पर न्यूट्रल करना, ये लॉन्ग टर्म है। अब बात यह है कि यहाँ पर मसला बना है इंसानी जानों का। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चों को रेबीज़ हो रहा है और उनको फिर हाइड्रोफोबिया एरोफोबिया हो रहा है। द पॉइंट इज़ कि शॉर्ट टर्म प्लान क्या है जिसको इफेक्टिव इमीडिएट यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर सकें? या तो इनको रिलोकेट किया जाए किसी ऐसे अहाते में इन कुत्तों को जहाँ पर इनकी बेशक परवरिश भी हो, इनको वहाँ पर रखा जाए, ये शहरी आबादी से दूर चले जाएं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इन द फर्स्ट प्लेस अगर ये डॉग्स की जो पॉपुलेशन है इनको विद इन कंट्रोल लाया जाए तो फिर इस तरह के वाक़यात में कमी आएगी। ऑलरेडी हमारा टारगेट यही है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, लोकल जो निज़ाम है गवर्नमेंट का, टाउन्स का या फॉर एग्जांपल CBC का हो गया या KMC के मातहत जो इलाके हैं, तो उनके साथ मिलकर हम डॉग्स को रिलोकेट भी कर रहे हैं
और रिलोकेट के बाद इनको जाहिर सी बात है इनको इम्यूनाइज भी कर रहे हैं, स्टेरलाइज भी कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। लेकिन नादिर मसला ये है कि जब रीलोकेट करते हैं तो ज़्यादा हाईवे पे छोड़ के आ जाते हैं। रीलोकेट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले से, हर आप टाउन भी अगर देख लें कोई, तो वहाँ से यही शिकायत सब करते नज़र आते हैं कि जी उनकी गली मोहल्ले में इस तरीके से स्ट्रे डॉग्स नज़र आ रहे हैं और वो बड़ी ख़तरनाक जब एक सिचुएशन बन जाती है। तो ये प्रॉपर लोकेशन कौन सी है इनके लिए? देखिए ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हाईवे के पास ही एनिमल शेल्टर्स है, वहाँ पे यूजुअली रिलोकेट किया जाता है। बट मेरा अर्ज़ यही है कि ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एरिया का मसला नहीं है। क्लिफ्टन और डिफेंस जैसा पॉश एरिया जिसकी जो टाउन इंतज़ामिया है वो CBC के अंडर होता है, वहाँ पे इतने सारे स्ट्रे डॉग्स पाए जाते हैं। पॉश रेस्टोरेंट्स जहाँ पे एक आम बिल 2 शख्स के खाने का 10,000 रुपये होता है, उसके बाहर इस तरह कचरा कुंडियों के पास बहुत पाए जाते हैं। एक बुनियादी वजह ये भी है। जी बिल्कुल कचरा कुंडी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो शहरी हैं बहुत सारे वो कचरा फेंकते भी हैं, और कचरा कुंडी होने के बावजूद कचरा कुंडी के बाहर कचरा उठता है। बहुत सारी जगह पे सॉलिड वेस्ट अच्छी तरह काम कर रही है, बट सही आप दुरुस्त फरमा रही है, बहुत सारी ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे टाइम से नहीं उठ रहा। हमारा फोकस यही है कि जो कचरे कुंडियाँ हैं उनके अंदर जो मखसूस किए गए हैं उसके अंदर ही कचरा किया जाए और टाइम से उठाया जाए। बट शहरियों से भी इसमें ताउन दरकार है, हमें दरख्वास्त है हमें कि कचरा इन द फर्स्ट प्लेस बाहर ना फेंके। बेशक अगर कचरा उठाने में गवर्नमेंट या टाउन इंतज़ामिया देर कर रही है, पर आप भी ताउन करें कुछ दिन। अगर आप बाहर ना फेंके कचरा तो कुत्तों के जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आप लोगों की एक हेल्पलाइन है जो कि 24/7 है, आई थिंक 1093। तो ये कितनी इफ़ेक्टिव है? क्या लोगों को आगाही है, इस पर कॉल्स रिसीव होती हैं? क्योंकि आगाही मुहिम चलानी भी बहुत ज़रूरी है शहरियों को बताने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। जी बिल्कुल आप दोस्त फरमा रही है। आगाही कैंपेन भी हमारी वक्तन फ़वक्तन चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी, और जो स्ट्रीट्स हैं उधर भी हम पैनाफ्लेक्सेस और बिल बोर्ड लगा के अवेयरनेस करते हैं। ये हेल्पलाइन बिल्कुल फ़ाल है 24/7। और जो अनफॉर्चुनेट केसेस हुए हैं जहाँ पे डेथ हुई है मासूम लोगों की, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया था कि ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए वो बहुत देर से आए थे। एक केस में 3 महीने बाद आए, एक केस में कोई 1.5 महीने बाद आए। तो ये भी अवेयरनेस कैंपेन का एक हिस्सा है ऑलरेडी कि अगर खुदा न खास्ता डॉग बाइट का केस हो जाता है तो इमीडिएट आप ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ जाएं या अस्पताल की तरफ जाएं, ताकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल मज़ीद इंक्रीज़ हो। जितना इसको डिले करते हैं उसमें डेथ के चांसेस। अच्छा, ये 1093 ये सिर्फ रेबीज़ के हवाले से है या स्ट्रे डॉग्स के हवाले से भी है कि आप इन्हें रीलोकेट कर दें? स्ट्रे डॉग्स के हवाले से भी है, और इसके साथ साथ जितने भी टाउन की अपनी जो हेल्पलाइंस हैं वो भी मौजूद होते हैं। CBC का अपना है, लियारी टाउन का अपना है, उनके अपने फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ पे अगर आप कॉल करें जाहिर सी बात है तो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि स्ट्रे डॉग किसी एक मखसूस एरिया में अगर ज़्यादा पाए जाते हैं तो फिर वो ज़िम्मेदारी इवेंचुअली जो टाउन की इंतज़ामिया होती है उसके ऊपर आयद होती है कि स्ट्रे डॉग्स को वहाँ से सेफली रिलोकेट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, आप बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला आपने। और बात ये है कि 1093 नंबर आप याद रखें बाय द वे। मतलब एक से बढ़कर एक मसला है, और जब हम उन मसाइल के बारे में बात करते हैं तो एक मुझे तो बेबसी फील हो रही है कि इसका क्या हल है। मतलब रिलोकेट किया जाता है, वो हाईवे के पास से वापस आ जाते हैं, कचरा कुंडियों में आप कचरा ना फेंकें, वहाँ से कचरा उठाया नहीं जा रहा। What's the solution to this? I have no idea. Let's hope for the best। चलिए इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।